पूरे यूट्यूब पर सारे फाइनेंस क्रिएटर एक ही बात बोल रहे हैं कि अब अपना पैसा यूएस में निवेश करो। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, इन कंपनीज के स्टॉक्स खरीदो। जैसे अब इंडिया में तो ग्रोथ होगी ही नहीं, सारी ग्रोथ अब यूएस में होगी। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अदर कंट्रीज में भी निवेश करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट आपको निवेश करने देना चाहती है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी यूएस में पैसा निवेश करना चाहते हो तो वहां पर फिर आपको $7 बिलियन की दीवार मिलती है और इस दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। फिर वहां पर कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं और वो दिमाग लगा के बोलते हैं कि अरे म्यूचुअल फंड्स नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम ईटीएफ के थ्रू निवेश कर लेंगे। लेकिन अगर आप ईटीएफ के थ्रू यूएस में पैसा निवेश करने जाते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, वहां पर तो अलग ही लेवल की बेवकूफ़ी चल रही है। एंड आफ्टर ऑल फिर कुछ एक दो मेथड बचते भी हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर उनमें कोई मिडिल क्लास इंसान पैसा निवेश करने जाए तो वहां पर कोई सेंस भी बनाता है। सो इस वीडियो में मैं उन सारे तरीकों के बारे में बात करूंगा जिनके थ्रू आप यूएस में पैसा निवेश कर सकते हो। लेकिन उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई आपको यूएस में पैसा निवेश करने से रोक रही है। देखते रहिए। तो बीते कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यूएस इन्वेस्टिंग के ऊपर, और उस टाइम पर मेरे पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा यूएस में निवेश था। लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा और एक्सपोजर लेना चाहिए, थोड़ा सा और पैसा यूएस में निवेश करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब मैंने सारे मेथड्स को ट्राई किया, मैं टोटली शॉक्ड हो गया। ये चल क्या रहा है इंडिया में? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके से आपके ऊपर बाउंडेशन लगाए हैं, इस तरीके से लिमिट डिसाइड की है कि आप यूएस में पैसा निवेश कर ही नहीं सकते। हमारे पास टोटल 4 मेथड हैं यूएस में निवेश करने के। पहला, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यूएस में पैसा निवेश कर सकते हो, और दूसरा तरीका है इंटरनेशनल ईटीएफ्स, जिनके थ्रू आप इंडिया से बाहर पैसा निवेश कर सकते हो। एंड तीसरा तरीका है, वहां पर कुछ प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा फेमस जो प्लेटफॉर्म है वो है IND मनी। और चौथा तरीका है जो गुजरात में एक गिफ्ट सिटी बनाई गई है, उसके थ्रू भी आप इंडिया से बाहर पैसा निवेश कर सकते हो। अब इन चारों मेथड्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला रूट है म्यूचुअल फंड, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये कन्वीनियंट लगता है। लोग यहाँ पर SIP रजिस्टर करके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यूएस में पैसा निवेश करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा निवेश करने चाहते हो यूएस में, तो वहां पर आरबीआई ने $7 बिलियन की दीवार खड़ी की हुई है। इसका मतलब यह है कि जो भी इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इसमें सारी AMC आती हैं, उन सबको मतलब एक लिमिट दी गई है, यानी कि वो सब $7 बिलियन से ज़्यादा यूएस में पैसा निवेश नहीं कर सकती। एंड ये लिमिट इंडिविजुअली भी AMC की है, वो है $1 बिलियन। यानी आप किसी भी AMC के थ्रू पैसा निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले तो उस पर खुद इंडिविजुअली लिमिट लगी हुई है, वो है $1 बिलियन की। और अगर आप पूरी इंडस्ट्री की भी बात करो तो वो सारी इंडस्ट्री $7 बिलियन से ज्यादा यूएस में पैसा निवेश नहीं कर सकती, और ये लिमिट ऑलरेडी फुल हो चुकी है। जनवरी 2022 से ही सेबी ने जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स थे उनमें नए इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी थी। हालांकि आपको बीच बीच में पैसा निवेश करने का ऑप्शन मिलता है जब कोई पुराना इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है, लेकिन ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अप्रैल 2026 में निपॉन इंडिया AMC ने अपने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में नया इन्वेस्टमेंट वापस से रोक दिया। एंड इसी की तरह एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी मई 2026 में जो भी नया इन्वेस्टमेंट आ रहा था उस सारे इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया। एंड यहाँ पर ज्यादातर लोग एक चीज मिस कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये टेम्पररी ग्लिच है, लेकिन ये टेम्पररी ग्लिच नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ग्लिच है। इस स्ट्रक्चर को ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप या तो पैसा इन्वेस्ट ही ना कर पाओ यूएस में, और अगर कर भी पाओ तो वो काफी कम अमाउंट में कर पाओ, क्योंकि ये $7 बिलियन की जो लिमिट है वो इतनी कम लिमिट है कि जैसे ही नया साल आता है और ये लिमिट फुल हो जाती है। तो अब मुद्दा ये आता है कि आखिर गवर्नमेंट हमें रोक क्यों रही है? गवर्नमेंट को परेशानी क्या है अगर हम यूएस में पैसा निवेश करते हैं तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपका पैसा किस तरीके से यूएस में जाके निवेश होता है। आप रुपए में पैसा निवेश करते हो यूएस में, लेकिन यूएस में रुपया तो चलता नहीं है, तो पहले आपका रुपया जाएगा आरबीआई के पास, वहां से इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो डॉलर में कन्वर्ट होकर यूएस में पैसा जाएगा, इससे हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है ये कम होता है। और पूरा मुद्दा तो यही है। गवर्नमेंट भी आपसे चिल्ला के बोल रही है कि भाई सोना मत खरीदो। मोदी जी ने भी आके आपको बोला कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल का कम से कम यूज़ करो, खाने का तेल कम से कम यूज़ करो। अगर आप फॉरेन पर किसी ट्रिप पर जाना चाहते हो तो उसको आप 1 साल के लिए पोस्टपोन करो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी है उसके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, एंड इस कमी की वजह से आपकी गाड़ी में भी गन्ने का जूस डाला जा रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो पूरा मुद्दा ये है, एक्चुअल में जब भी आप पैसा निवेश करते हो यूएस में तो टेक्निकली वहां पर आपका रुपया यूएस में नहीं जाता, वहां पर फॉरेन रिजर्व करेंसी जो कि डॉलर है, तो डॉलर इंडिया से बाहर जाता है, जो कि हमारे देश के हित में नहीं है।
इसकी वजह से आरबीआई ने $7 बिलियन की लिमिट लगाई है। तो चलिए अब इसको लाइव देखते हैं कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हो जो यूएस में पैसा निवेश करता है, तो वहां पर आपको किस तरीके से उन फंड्स की लिमिट फुल दिखती है। इसके लिए मैं जिस ब्रोकर का यूज करूंगा उसका नाम है धन, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ जाना है और वहां पर आपको ऑल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जब आप इसे इधर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल फंड्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब ये जो इसमें जो भी आपको फंड्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे इंटरनेशनल फंड्स हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड्स ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन है ये आपको ग्रेस दिख रहा है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ओपन होता तो आपको ये ग्रीन दिखता। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो दिस क्या आ रहा है, दिस फंड इज क्लोज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। और ऐसा एक फंड नहीं है, ऑलमोस्ट सारे हैं। आप किसी में भी पैसा निवेश ही नहीं कर सकते अगर आप यूएस में पैसा निवेश करना चाहो तो। मोतीलाल ओसवाल का भी है, मिराई एसेट का भी है, नावी का भी है। तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी आपको जितने भी फंड्स मिल रहे हैं जो यूएस में पैसा निवेश करते हैं, उनमें आपको जब आप एसआईपी करने जाओगे या आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो वहाँ पर आपकी एसआईपी रजिस्टर ही नहीं होगी, वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट लिया ही नहीं जाएगा। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा यह है कि जिनकी पहले से एसआईपी चल रही है किसी भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो अपना पैसा एज इट इज इन्वेस्ट करते रहिए अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप नया एसआईपी क्रिएट करना चाहोगे, रजिस्टर करना चाहोगे, कोई भी नया लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो उस केस में आप नहीं कर सकते। और ऑफकोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपना नया फंड है वो आप यूएस में पैसा निवेश करना चाहते हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये वाला जो रूट है ये तो आपके लिए टोटल तरीके से आपके लिए फुली तरीके से बंद है। इसके थ्रू तो आप इंडिया से बाहर यूएस में पैसा निवेश नहीं कर सकते। अब दूसरे रूट के बारे में बात करते हैं और वो है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यानी कि ये एक तरीके का फंड है लेकिन ये एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसके लिए भी आरबीआई ने $1 बिलियन की लिमिट सेट की है। लेकिन आपका एक जेन्युइन सवाल होगा कि यार जब ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड करता है तो यहाँ पर वो लिमिट काम कैसे करेगी? यानी कि वहाँ तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है ना, जिसे खरीदना है वो खरीद सकता है, जिसे बेचना है वो बेच सकता है। यहाँ पर आरबीआई आके कैसे रोक लगाएगी? तो आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पर कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता ना कि ईटीएफ किस तरीके से खरीदना है, वहाँ पर वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इसे मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ कि कैसे। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ का, जो नेस्डैक को ट्रैक करता है। तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो वो है 335.94 रुपए। एंड आप डेट भी देख सकते हो जो है 22 जून। तो ये इसकी आपको प्राइस दिख रही है, यानी इस प्राइस पर आप एक्सचेंज पर खरीद और बेच सकते हो। अब इसकी एनएवी देखते हैं। तो एनएवी दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनएवी होता क्या है। एनएवी की फुल फॉर्म होती है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि ये जो फंड है इसकी बिल्कुल जो एक रियल प्राइस है, जो इसकी वैल्यू है, एसेट वैल्यू है, वो होता है एनएवी। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो तो उसमें जैसे एनएवी होती है उसी तरीके से हर ईटीएफ की एक एनएवी होती है। एंड ये जो एनएवी होता है ये डिक्लेयर करता है वो फंड हाउस, यानी कि एक तरीके से मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है उसका एक प्रोडक्ट है ये ईटीएफ नेस्डैक 100 ईटीएफ। तो मोतीलाल ओसवाल इस अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू बताता है कि भाई इसकी सही प्राइस ये है। तो ये जो आपको दिख रहा है 335.94 रुपए, ये इसकी सही प्राइस नहीं है। ये प्राइस तो वो है जो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, यानी इस प्राइस पर तो आप खरीद और बेच सकते हो। लेकिन इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो एनएवी होती है, जो आपको फंड हाउस खुद अपनी वेबसाइट पर बताता है। अब उसे देखते हैं। तो इसको देखने के लिए आप किसी भी फंड हाउस के द्वारा अगर पैसा निवेश करते हो तो उस फंड हाउस का नाम लिखना है और उसके बाद आपको ETF INAV सर्च करना है। उसके बाद वो वेबसाइट आ जाएगी और उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सारे जितने भी उसके जो ETF हैं उनकी INAV दिख जाएगी। तो इस केस में ये इस तरीके से आपको दिखता है। यहाँ पर आपको जो फंड होता है उसका नाम होता है, उसका सिंबल BSC कोड और उसके बाद करंट INAV यानी कि इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू, ये इसकी एक्चुअल प्राइस होती है। तो हम उसको देखते हैं जिस फंड में हम पैसा, जिस ETF में हम पैसा निवेश कर रहे हैं। तो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ETF। तो इसकी जो आपको INAV दिख रही है वो है 283.91 रुपए और आपको जो एक्चुअल प्राइस जो दिख रही है जिस पर आप खरीद सकते हो वो है 335 रुपए। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो है 284 और जो आपको दिख रही है वो है 335। इसमें थोड़ा गैप देख लेते हैं। इसको अगर आप देखोगे कि 284 से जो हमें 335 पर मिल रहा है ETF की जो प्राइस है, तो अगर आप 335 पर इसे खरीदते हो तो आप टोटल 17.81% इतना आप इसे प्रीमियम पर खरीद रहे हो। ऑलमोस्ट 18% हो गया। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है 100 रुपए,
लेकिन आप उसे, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह से आप उसे 118 रुपये पे खरीद रहे हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपको प्रीमियम दिख रहा है ये किसी भी दिन गायब हो सकता है। यानी जिस दिन इसकी नई सप्लाई आ गई, या आरबीआई ने ये जो लिमिट है वो बढ़ा दी, या किसी दिन मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश हुआ, उस दिन इसकी प्राइस धीरे धीरे अपनी INAV के पास आती है। क्योंकि ETF में ये रूल फॉलो होता है कि जो ETF होता है उसकी प्राइस को अपने INAV के पास आना होता है, क्योंकि वही उसकी एक्चुअल प्राइस है। तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो लगता है कि भाई मैं अपना NASDAQ 100 में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ इस ETF के थ्रू, और धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। आज भी आप देखोगे इसे तो आज भी ये 2.29% बढ़ा है, गेन हुआ है इसमें। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग इसमें पैसा निवेश कर रहे हैं आंख बंद के, और सोच रहे हैं कि हमारा पैसा US में निवेश हो रहा है, जबकि एक्चुअल में वो 18 से 20% प्रीमियम पर इसे खरीद रहे हैं, जो कि सेंस नहीं बनाता। इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, निप्पॉन इंडिया ETF जो हैंग सेंग 20 है, ये भी काफ़ी फेमस है। इसका प्राइस आपको दिख रहा है 478 रुपये, और इसकी अब INAV देखते हैं कि इसकी INAV क्या है, और इसकी INAV है 425 रुपए। 425 एक्चुअल इसकी प्राइस है और आपको मिल रहा है 478 पर। अब इसे जब आप देखते हो कि आप इसे कितने प्रीमियम पर बाय कर रहे हो, तो इसके केस में आप इसे टोटल 12.66% के प्रीमियम पर बाय कर रहे हो, यानी ऑलमोस्ट 13%। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ETF में जाकर पैसा लगा लीजिए, वो कम से कम 15 से 18-20% के प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं। तो टेक्निकली ये वाला रास्ता आपके लिए खुला तो है, आप निवेश तो कर सकते हो, लेकिन क्या सेंस बनाएगा जब आप उसे 18 से 20% के प्रीमियम पर खरीद रहे हो। जो NASDAQ 100 है, अगर इसका भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जो मतलब इसका जो पुराना डेटा है, तो ये 12 से 13% से ग्रो करता है, कभी कभी 15 हो जाएगा, लेकिन 20% तो प्रीमियम पर आप इसे अभी खरीद रहे हो। तो फिर इसमें आप गेन क्या करोगे? यानी कि 1-2 साल में अगर ये प्लस में हो भी जाएगा तब भी आप सिर्फ बराबर पर ही खड़े हो, आपको कुछ गेन नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसे पहले ही 18 से 20% के प्रीमियम पर खरीद लिया है। तो टेक्निकली ये वाला रास्ता आपके लिए खुला हुआ है, लेकिन कायदे से ये रास्ता आपके लिए सेंस नहीं बनाता। तो ये रास्ता भी हमारे लिए प्रैक्टिकल वे में बंद है। तो अब तीसरा रूट है डायरेक्ट US स्टॉक एप्स। अब इसमें काफ़ी एक फेमस जो ऐप है उसका नाम है IND मनी। तो जब ये 2 ऑप्शंस में मुझे निराशा मिली तो उसके बाद फिर मैं गया कि भाई अब IND मनी पर ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसे भी प्रमोट किया जा रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो मैंने फिर IND मनी पर जाके अपना अकाउंट ओपन किया एंड वहाँ पर मैंने अकाउंट की सारी KYC मेरी तुरंत हो गई थी। उसके बाद जब मैं पैसा ऐड करने गया, एक्चुअली मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैंने IND मनी जो ऐप है उसको ओपन कर लिया है, और इसमें अब मैं ऐड मनी पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद जो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 10,000 रुपये इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 10,000 रुपये जब इसमें ऐड करने जाता हूँ, तो यहाँ पर इसका मैं जब ब्रेकअप देखता हूँ कि इसमें कितना क्या चार्जेस लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुझे रेट मिल रहा है, यानी कि जब मेरा जो रुपया है, मैंने पहले आपको समझाया था रुपया पहले डॉलर में कन्वर्ट होगा, तो जो रुपया यहाँ पर जो डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका जो मुझे रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 95.58, यानी कि इतने रुपये का मुझे $1 मिलेगा। और यहाँ पर मुझे जो टोटल डॉलर मिल रहे हैं 10,000 रुपये के, वो मिल रहे हैं मुझे 104.16, यानी कि $104 मुझे मिल जाएंगे। लेकिन इसका जो रेट अभी जो इसमें दिखा रहा है जो 95.98 रुपये है, एक्चुअल में इसका रेट जब मैं गूगल पर देख रहा हूँ वो चल रहा है 94.67, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें एक जो रुपया है वो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अगर इसका मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पर आपको $104 मिल रहे हैं। इसके लिए मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर जब मैं 10,000 रुपये में 94.67 का भाग देता हूँ तो यहाँ पर मुझे टोटल डॉलर मिलने चाहिए थे, वो थे 105.63। इतने डॉलर मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन इसमें मिल कितने रहे हैं? $104.16, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1 से 1.5 जो डॉलर आपको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, कायदे से आपका था, वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका 100 से 150 रुपये का तो यही नुकसान हो गया, क्योंकि आपको डॉलर जो कम मिल रहे हैं, यानी कि जो आपका एक्सचेंज रेट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिया जा रहा है, 1 से 1.5%। और ये कोई टेम्परेरी नहीं है, ये हमेशा रहता है। 0.5 से 1% या 1.5% तक आपसे फीस ली जाती है इसको एक्सचेंज करने के लिए। इसके बाद जो आपको GST देना है इस पर, वो देना है 45 रुपये, तो इसे भी आप 50 समझ सकते हो। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आती है सिर्फ 10,000 रुपये ऐड करने की, सिर्फ ऐड किया है, अभी आपने कुछ भी खरीदा नहीं है, सिर्फ ऐड किया है, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। इसमें IND मनी जो प्रमोट किया जाता है कि आपको इसमें कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना, कोई भी आपको ब्रोकरेज नहीं देना, कोई भी आपको प्लेटफॉर्म फीस नहीं देनी। टेक्निकली ये चीज़ें सही हैं, इनमें कोई आपको फीस नहीं देनी, लेकिन ये फीस 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट करने की कॉस्ट 0 है। जब आप इसमें पैसा निवेश करते हो तो आपको इन चार्जेस का सामना करना पड़ेगा, तभी आप पैसा निवेश कर सकते हो। तो अब 10,000 रुपये निवेश करने के लिए आपके 200 रुपये सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐड करने के जा रहे हैं।
अभी आपने पैसा कोई निवेश नहीं किया है। इसके बाद जब आप पैसा निवेश करोगे तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी देना होगा जो आप पैसा निवेश करोगे। जब आप उसमें से प्रॉफिट बुक करोगे तो उस पर आपको टैक्स भी देना होगा। वो तो वैसे भी आप इंडियन म्यूचुअल फंड में, इंडियन स्टॉक्स में भी जब आप पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में करते तो आप वहाँ पर भी टैक्स दे रहे होते, लेकिन मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जब आप इस पैसे को निकालोगे तो वहाँ पर भी फिर आपको चार्जेस देने होंगे। तो ये उसके लिए तो मुझे सही ऑप्शन लगा जो 50,000 या 1 लाख रुपए पैसा निवेश करना चाहता है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके 1-2 हज़ार रुपये कट जाएँ तो। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको भाई 2,000 रुपये या 3,000 रुपये पैसा निवेश करना है हर महीने। तो क्या ये तरीका उसके लिए सही है? मुझे तो कोई सेंस नहीं लगा इसमें कि अगर कोई 2-3 हज़ार रुपये पैसा निवेश करना चाहता है हर महीने तो इतने तो उसके चार्जेस ही लग जाएंगे। वो पैसा निवेश क्या करेगा फिर उसमें, और जब पैसा निकालेगा तब अलग से फीस देगा। तो इन रीजंस की वजह से ये ऑप्शन मुझे इतना ज़्यादा सही नहीं लगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जितना ETF और म्यूचुअल फंड थे। लेकिन टेक्निकली क्योंकि उन पर लिमिट लगी हुई है इसकी वजह से वो सेंस नहीं बना रहे। तो इन रीजंस की वजह से ये सेंस नहीं बनाते, और क्योंकि इसमें ज़्यादा फीस चार्जेस लग रहे हैं इन रीजंस की वजह से ये भी सेंस नहीं बनाता। अब लास्ट रूट के बारे में बात करते हैं, वो है गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में है। ये एक स्पेशल फाइनेंशियल जोन है। इसमें IFSCA जो एक रेगुलेटर है ये काम करता है। यहाँ पर सेबी और RBI काम नहीं करते। तो यहाँ पर जो कुछ लिस्टेड ब्रोकर्स हैं वो आपको US स्टॉक्स में पैसा निवेश करने का रास्ता देते हैं कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जिन्हें UDR कहते हैं, यानी अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीप्ट। तो इसमें कैच क्या है? तो इसमें कैच ये है कि ये अभी डेवलपिंग फेज में है, यानी इसमें अभी भी अकाउंट ओपनिंग के लिए जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो अकाउंट प्रोसेस है वो भी अभी ऑफलाइन है और ये अभी डेवलपिंग फेज में है। ऊपर से इसमें जो कुछ अच्छे ब्रोकर्स हैं लाइक जैसे जिरोदा है, ये अभी इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च ही नहीं हुए हैं। तो इनके लिए अभी आपको वेट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑप्शन भी LRS के अंडर आते हैं, यानी $2,50,000 की लिमिट के साथ पर ईयर। तो अगर आपका टोटल रेमिटेंस 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में आपका 20% TCS लगता है। तो उस पैसे को आप टैक्स रिटर्न में क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन टेम्पररी बेसिस पर वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो गिफ्ट सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये अभी डेवलपिंग फेज में है। इसकी जो प्रोसेस है वो अभी उतनी स्मूथ नहीं है। तो ये थे वो टोटल 4 ऑप्शंस जिनके थ्रू आप US में पैसा निवेश तो कर सकते हो, लेकिन टेक्निकली इंडियन गवर्नमेंट ने और RBI ने आपके लिए ऑप्शंस बंद ही कर दिए हैं। आप इनमें अपना पैसा US में निवेश नहीं कर सकते इतनी आसानी से, क्योंकि ये ऑप्शंस जो हैं वो सारे ऑप्शंस में इन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि इतने अमाउंट से आप ज्यादा पैसा निवेश नहीं कर सकते। तो क्या आप इसका मतलब ये समझें कि आप US में पैसा निवेश नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही मने US में पैसा निवेश करने का मेरी तरह, तो मुझे मजबूरी में ये प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ रहा है, IND मनी। मुझे यहाँ से कोई भी पैसे नहीं मिले। अगर आपको यूज करना है तो करिए, वरना मत करिए। लेकिन मजबूरी में मुझे ये प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपना एक्सपोजर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूं। और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड है वो ETF है वो तो आप यूज ही नहीं कर सकते। एक यही ऑप्शन बचता है जिसमें चार्जेस थोड़े से ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप कम से कम अपना पैसा निवेश कर पाओगे। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।